हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बैंक का प्यारे बच्चों चैप्टर 2 था उसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। पार्ट 1 में लगभग सभी क्वेश्चन करा दिए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ दिया था और एक दो क्वेश्चन उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि आंकिक क्वेश्चन तो डेफिनेट आना ही आना है, इसलिए इसमें जो 3 से 4 आंकिक क्वेश्चन है उन्हें अच्छे तरीके से आप समझो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलय किया जाता है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए, मेन दिक्कत ये होता है प्यारे बच्चों कि आप लोग लिख लेते हैं उसको समझते नहीं, तो आपसे बनता नहीं। इसको मैं समझाऊंगा, है ना। आंकिक क्वेश्चन है इसलिए पूरा का पूरा समझाऊंगा। हल करते हैं, शुरू करते हैं। 120 ग्राम NaOH है, क्योंकि किसी बिलियन में 2 घटक होता है, एक A और B। A को हम मान के चलते हैं विलायक, क्या विलायक, और B को मान के चलते हैं विलेय, क्या विलेय। 2 घटक होता है, ठीक है। तो 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलय किया जाता है। तो हमारे पास विलायक तो है ही नहीं है, तो विलायक की आवश्यकता ही नहीं प्यारे बच्चों, केवल विलेय है। विलेय का मात्रा मतलब NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा हल कर रहे हैं। NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा को दर्शाएंगे WA से। किससे दर्शाएंगे? WA। कितना? 120 ग्राम। कितना? 120 ग्राम 2 लीटर बिलियन में, यानी V बराबर है, ठीक है, बिलियन का आयतन जिसे बोलते हैं, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। चलो कितना होगा प्यारे बच्चों? बिलियन का आयतन है 2 लीटर। कितना? 2 लीटर। 2 लीटर मतलब 2000 ml, 2000 ml यानी मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर। इतना क्लियर है। इसके बाद प्यारे बच्चों देके रखा है विलय किया गया तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करना, और कुछ पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान आप बताओ। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होता है, मतलब MB कितना होता है? तो MB होता है 40। 40 कैसे? सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 40। इधर को नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम यहां पर नॉर्मलता का फार्मूला लगाएंगे। चूंकि नॉर्मलता बराबर कितना होता है? नॉर्मलता पूछा कि मोलरता? मोलरता पूछा है। मोलरता बताओ कितना होता है? मोलरता का फार्मूला होता है WB, है ना, यानी विलय पदार्थ की मात्रा, बटे MB यानी विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, गुणे 1000 बटे V। बस कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर दो। WB का मान कितना है? 120, और MB का मान है 40, गुणे 1000 बटे 2000, है ना। ये कट गया 3 0 3 0, और ये हो गया भैया, कितना हो गया? 40 तिहाई 120, कुल मिलाकर कितना आ गया? 3/2। इसको कैलकुलेट करोगे 1.5 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, पहला क्वेश्चन था। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलय किया गया तो बिलियन की मोलरता आ गई, मोलरता आ गई, ठीक है। मोलरता किसे कहते हैं? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ये आपका पहला कंप्लीट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आंकिक प्रश्नों में प्यारे बच्चों की 6 ग्राम यूरिया है, उसे 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो बिलियन में यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है। इसमें 2 पदार्थ है, एक आपका यूरिया है, मतलब एक घटक A है और एक घटक B है। तो जल को हम मानेंगे विलायक और यूरिया को मानेंगे हम विलेय। क्या मानेंगे? विलेय। ओके, तो ये चीज सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास 6 ग्राम यूरिया है, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो हल करते हैं। 6 ग्राम यूरिया, यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा कितनी देके रखी प्यारे बच्चों? 6 ग्राम, 6 ग्राम, है ना। मात्रा मतलब ये आपका विलेय है, तो इसको हम कह सकते हैं 6 ग्राम है, इसकी मात्रा कितनी हो सकती है? तो यहां पर WB मान के चलें। कितना? WB 6 ग्राम, ओके। और 72 ग्राम जल की मात्रा, मतलब इसको लिख सकते हैं WA। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 72 ग्राम, ठीक। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान, यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो यहां पर आप निकालोगे MB। इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों टोटल यूरिया का NH2CO NH2 सूत्र होता है, टोटल होता है 58। ये कैसे होता है वो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं।
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूं। सूत्र होता है NH2CO NH2, ठीक है। एक नाइट्रोजन का होता है 14 है, हाइड्रोजन यहां पर 2 तो 2, कार्बन का होता है फिर बच्चों 12 है, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16 है, और ये आपका नाइट्रोजन है, इसका भी हो जाएगा 7 दूनी 14 है, ठीक है। इसके बाद फिर बच्चों नाइट्रोजन है 2 हो गया, ठीक है। यहां पर आप जोड़ो, कैलकुलेशन करो, ठीक है। 14 है और 14 14 कितना होता है 28, और 16 12 28, 28 दूना कितना हो जाएगा, और 28 दूना हो जाएगा 56, और 56 दो कितना हो जाएगा 58, 58 दो 60, तो इसका टोटल आ रहा है 60। तो यहां पर कैलकुलेट करके 60 लिख दो, कितना 60 आ गया। ओके, ये 60 आ गया। थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन जरूरी है। यूरिया का आणविक द्रव्यमान आया कितना 60 आया। अब इसके बाद जल का आणविक द्रव्यमान निकालना है। जल की आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे? आणविक द्रव्यमान Ma निकालो, 18 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, इस प्रकार से हो गया। अब हमको मोल प्रभाज निकालना है, इसके लिए मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोलों की संख्या पहले निकालनी पड़ेगी, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। मतलब हमको Na निकालना है और Nb निकालना है। तो Na के लिए मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, WA बटे Ma करेंगे और इसको WB बटे MB करेंगे। ये चीज कैलकुलेशन करना है। WA का मान कितना है और WB का मान, WA का मान है आपके पास 72, 72 बटे 18, और WB का मान कितना है आपके पास 6, 6 बटे 60। इसको कैलकुलेशन करो, 18 चौक 72, इसको कैलकुलेशन करो 0.1 आएगा, 6 दाहम 60 और 0.1 आ गया। अब यदि हम कहें कि यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? देखिए यूरिया क्या है प्यारे बच्चों, NB है, देखिए ना NB यूरिया है, तो XB निकालना है। तो XB के लिए NB ऊपर करना है और नीचे Na प्लस NB करना है, इंटू 100 कर देना है। कितना कर देना है? 100 कर देना है। कैलकुलेशन करेंगे, NB का मान कितना है 0.1 और नीचे कितना है प्यारे बच्चों 4 इंटू 0.1, 4 प्लस 0.1 इंटू 100, यानी कुल मिलाकर कितना आ गया। यदि इसका मल्टीप्लाई कर दें, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.0 बटे 4.1। इसको कैलकुलेशन करो तो इसका मोल प्रभाव जाएगा लगभग प्यारे बच्चों, क्योंकि 4 से भाग जाएगा, 4 दूना 8 जाएगा, फिर 4 चौको 16 जाएगा, लगभग इतना आएगा। इतना आप लोग लिख लेना, ये आपका आ गया यूरिया का मोल प्रभाव, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो लगता है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड के लिए, अभी मैं बता रहा हूं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार। और इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपसे बनना चाहिए, आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों कि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ये चीज यहां पर पूछा, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। तो यहां पर भी 2 घटक मानकर चलेंगे, हल करते हैं। बेंजीन की मात्रा, बेंजीन की मात्रा, बेंजीन की मात्रा मतलब WB मान के चलेंगे, ठीक है। हालांकि ये द्रव्यमान देके रखा है, आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, तो द्रव्यमान मान लेते हैं MB कितना है 22 ग्राम। ओके, इसके बाद मेरे बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा आपके पास Ma कितना है 122 ग्राम। ओके, द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत, तो चूंकि यानी कुल हम यदि द्रव्यमान निकाल लें, यहां पर कुल द्रव्यमान, तो आप इसको कैलकुलेशन करो, दोनों को जोड़ दो तो भैया हमारा आ जाएगा 22 धन 122 बराबर 144। क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत। पहले बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी 100 भागों में कितना उपस्थित है। तो बेंजीन है 22, कितने में से 144 में से गुणे 100, इसको कैलकुलेशन करना है। इसका आ जाएगा 15.27%। ओके, और आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, क्या द्रव्यमान प्रतिशत, तो CCl4 कितना 122 है, कितने में से 144 में से 122 है, गुणे 100, गुणे 100। तब इसको कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों तो 84.72% आएगा। कैलकुलेशन यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं, कम समय में आपको कोशिश करता हूं कि इसको क्लियर कर लो। तो ये आपका CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया।
ये 3 अंक के क्वेश्चन बचे थे जो कि मैंने करा दिए। इसके बाद एक क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, है ना, जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं कराया था। क्या कारण है कि ताप क्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलेय होता है? इसका उत्तर यह है कि गैसों की जो द्रव में विलेयता है ताप बढ़ाने पर कम होती है, क्योंकि उच्च दाब पर गैसों के द्रव में विलेयता अधिक होती है। ठीक है, अब ताप बढ़ाएंगे तो दाब कम हो जाएगा, और दाब कम होगा तो विलेयता कम कम हो जाएगी, क्योंकि दाब भैया उच्च होना चाहिए। यदि दाब कम हो गया, ताप बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा। देखिए, ताप यदि बढ़ा दी तो दाब कम हो जाएगा, अणु दूर दूर हो जाएंगे, और दाब कम होगा तो विलेयता कम हो जाएगी। सिंपल है, यही कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठोस की द्रव में ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या कारक हो? 2 कारक है। एक पहला है ठोस पदार्थ की विलायक की प्रकृति पर, और दूसरा ताप पर। 2 कारण है। प्रकृति यदि ध्रुवीय है तो विलायक क्षमता या विलेयता क्षमता अधिक होगी, और यदि अध्रुवीय है तो विलेयता कम होगी। सिंपल 2 चीज है, एक विलायक की प्रकृति और दूसरा ताप। और ये ताप आप देख सकते हैं कि किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता उसके ताप पर निर्भर करती है। ताप वृद्धि से विलेयता बढ़ती है, जबकि ताप कम करने से विलेयता कम हो जाती है। प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका यहाँ पर विलेयता की प्रकृति और दूसरा ताप। 2 नंबर क्वेश्चन 2 लिखना है। मैं यहाँ पर एक चीज समझाने वाला हूं। हीलियम को गोताखोरी के सिलेंडर में उपयोग किया जाता है, क्यों? देखिएगा, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग खुद लिख लेंगे। पहले जो होता था प्यारे बच्चों कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब ये पृथ्वी तल है और नीचे समुद्र है, जब नीचे पृथ्वी के तल पर व्यक्ति जाता है तो वहां पर थोड़ा सा दाब उच्च होता है। क्या है? दाब उच्च होता है, और दाब उच्च होने के कारण ये जो नाइट्रोजन है वो रक्त में विलय हो जाता है। किंतु जब पृथ्वी के ऊपर व्यक्ति आता है तो वो दाब निम्न होने के कारण नाइट्रोजन जो है अविलय हो जाता है रक्त में। इस कारण से बिंडस नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्या? बिंडस नामक बीमारी। लेकिन जो हीलियम होता है वो, है ना, उच्च दाब पर विलय होता है और समानता निम्न दाब पर भी विलय ही रहता है। लेकिन यदि विलय नहीं हुआ तो वो रक्त से अलग हो जाता है, मतलब वो छोटे छोटे बुलबुले के रूप में एकत्रित नहीं होता। इस कारण से हीलियम का प्रयोग करते हैं। फिर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे गोताखोर समुद्र के नीचे व्यक्ति जाता है तो पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है श्वसन के रूप में प्रयोग करता था, लेकिन नाइट्रोजन जब उच्च दाब होता है तो विलय होता है। लेकिन जैसे व्यक्ति ऊपर से जब नीचे आता है, अब कहोगे कि ऊपर भी तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जब नीचे जाएंगे तभी तो ऑक्सीजन की कमी होगी। बाकी समुद्र से बाहर तो व्यक्ति वैसे भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जब नीचे जाता है तो सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। जब नीचे गया तो सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यदि मिश्रण लेता है तो जो नाइट्रोजन होता है वहां पर दाब उच्च होता है। इस कारण से नाइट्रोजन रक्त में विलय रहता है। किंतु जैसे ही व्यक्ति समुद्र से ऊपर आता है तो दाब कम होता है, और दाब कम होने के कारण विलयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस कारण से शरीर में बिंडस नामक बीमारी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब हीलियम का प्रयोग करते हैं तो हीलियम उच्च दाब पर विलय होता है, और जैसे पृथ्वी तल पर व्यक्ति आता है तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं होती। इसी कारण से आपका जो 98% हीलियम रहता है और 2% आपका रहता है ऑक्सीजन। इन दोनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। अब कहेंगे पूरा ऑक्सीजन ही नीचे ले जाओ, तो ऑक्सीजन भारी होता है। यदि ऑक्सीजन पूरा रहेगा तो सिलेंडर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी जाती ताकि हल्की हो और उसे गोताखोर नीचे आसानी से ले जा सके। तो ये आपके जो शेष क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के वो करा दिए, और मैं चैप्टर 3 भी जल्द करा दूंगा। आप लोगों का रिस्पांस जैसा रहेगा आप लोग शेयर करें, तभी तो हमें आनंद आएगा और हम आपके लिए मेहनत करेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ऑलरेडी पूरा कोर्स करा चुका हूं इन चैप्टरों का, और इसका पूरा पुनः प्रश्न बैंक, मतलब इतने सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराना इतना आसान नहीं होता। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर मैं क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।